नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में लुसेंट जीके का मिक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में लुसेंट जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मिक्स क्वेश्चंस यानी कि सभी चैप्टर यानी कि सभी टॉपिक को मिला करके आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूं और आपको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस है और आजकल के एग्जामों में लुसेंट जीके काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग 25 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 3 सेकेंड ही मिलेगा, इसी में आपको जवाब सोचना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1970 में। पहली पृथ्वी दिवस को किस चीज के रूप में श्रेय दिया गया? तो देखिए 1970 में 22 अप्रैल को जब पृथ्वी दिवस पहली बार मनाया गया था तो इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया गया है। और आंदोलन का मिशन जो है दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलन को विविधता, शिक्षित और सक्रिय करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है? विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? तो देखिए टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए ध्यान रखना है, टंगस्टन जो है शुद्ध रूप में सबसे अधिक गलनांक होता है, लेकिन वह रासायनिक तत्व कौन है जिसमें सबसे कम गलनांक होता है? तब होगा आपका हीलियम। अगर सबसे अधिक गलनांक बोले तब होगा आपका टंगस्टन और कम बोले तब होगा आपका हीलियम। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट, कितने ग्रीन हाउस गैस हैं? हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस आर देयर इन द वर्ल्ड? तो 6, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ फूरियर के द्वारा। कब की गई थी? 1824 में। और कितने ग्रीन हाउस गैस है? 6। लेकिन आप याद करने में आपको ध्यान नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपके लिए एक ट्रिक है। ग्रीन हाउस गैसों को याद करने के लिए ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक है ओ मीना कल काजल लगाना। कितना अच्छा बात है, ओ मीना कल काजल लगाना। तो इसमें क्या होगा, ओ से हो जाएगा आपका ओजोन, ठीक ना, ओजोन गैस, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद है मीना, मीना में होगा आपका मी से मिथेन, और ना से होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और कल से होगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और काजल में का से होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ज से होगा आपका जल यानी कि जल वाष्प। लगाना जो है आपका साइलेंट रहेगा। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कुल मिलाकर 6 ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसके बाद बंबई हाई कोर्ट, उसके बाद मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1 जुलाई 1862 को की गई थी। बंबई उच्च न्यायालय को 14 अगस्त 1862 को की गई थी, और मद्रास उच्च न्यायालय को 15 अगस्त 1862 को की गई थी, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 11 जून 1866 को की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है?
अमरकंटक से इनमें से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, अगर आपसे ये पूछता कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तब तो आप आसानी से कर लीजिएगा अमरकंटक, लेकिन कभी कभी घुमा के पूछ लेता है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है? 1289 किलोमीटर। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गंगा है, ठीक ना। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग मूंगफली में होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं ये है मूंगफली का पत्ता यानी कि लीफ, और इसमें आप ये जो दाग देख रहे हैं धब्बा, इसी को कहते हैं टिक्का रोग। क्वेश्चन नंबर 8, जाइलम का क्या कार्य होता है? यानी कि जाइलम पौधों में होता है, और पौधों में जाइलम का क्या काम होता है? जल संवहन, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए जाइलम जो है पौधों में जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? ध्यान रहे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, और ये सब लुसेंट जीके में काफ़ी अच्छे तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग लुसेंट जीके को अच्छा से याद कर लें। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को कहा जाता है, और विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या होते हैं? ताजे फल सब्जियां, खास करके नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, सॉरी क्वेश्चन गलती हम बोल दिए थे क्या? कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक ना। तो ये आपका पानी का उबलना होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्लियर कर लीजिए भौतिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था में पुनः परिवर्तित हो जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पानी से बर्फ बनना, अगर पानी से बर्फ बन जाए तो बर्फ फिर से पानी बन सकता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। और ये ऑप्शन भी सही है, क्यों? क्योंकि जब पानी का उबालेंगे तो पानी उबलने के बाद वाष्प बनेगा, और वाष्प फिर पानी बन जाता है, तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था में पुनः परिवर्तित नहीं हो पाए, जैसे कि फल का पकना। अगर फल पक गया तो क्या वो फल पुनः फिर से कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कागज का जलना, जला हुआ कागज फिर से कागज बन सकता है? बिल्कुल नहीं, तो हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना, क्या दूध खट्टा हुआ फिर से दूध अच्छा बन सकता है? नहीं। कोयला का जला हुआ, ये फिर कोयला बन सकता है? नहीं। तो पानी को उबालना आपका भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 11, बल की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इनके अलावा आपको कुछ और एसआई यूनिट को याद रखना है, जैसे बल या फिर वजन का क्या होता है? न्यूटन। विद्युत चालक का क्या होता है? सीमेंस, और इसे एस से सूचित किया जाता है। चुंबकीय प्रवाह का एसआई यूनिट वेबर, डब्ल्यूबी इसका सूचक है। ऊर्जा कार्य हीट का क्या है? जूल, जूल मतलब जे। और क्षमता का क्या है? फैराड, फैराड मतलब एफ। विद्युत क्षमता वोल्टेज, इसका एसआई यूनिट क्या है? वी यानी कि वोल्ट। और रेडियोधर्मिता का एसआई यूनिट बी क्यू मतलब बेक्यूएरएल। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? उत्पाद करना और खाना क्या हो गया? खाद्य श्रृंखला, तो ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आसान है लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इसमें आसान क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ये तो आसानी से कर लीजिएगा। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा ना कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रासायनिक नाम क्या है, तब फंस जाओगे। तो देखिए बरगद का रासायनिक नाम यानी कि वैज्ञानिक नाम जो है फिंकस
बेंगालेसिस है, ठीक ना, फिकस बेंगालेसिस। और बरगद का वृक्ष भारतीय महाद्वीप का मूल निवासी है। और पीपल और बरगद भारत में सबसे अधिक पूजनीय वृक्ष है। और भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? देखिए, वैसे तो भारत का राष्ट्रीय खेल वगैरह ये सब को पता है, लेकिन पंचांग ध्यान नहीं रखता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संबद्ध है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करने के बाद इस तरह का ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बाकी बात ये सब आप कर सकते हैं, जो करना है डिसलाइक या लाइक जो करना है कीजिए, आप समझदार हो, जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि एक गिलास में पानी है और पानी पर बर्फ, आप जानते हैं कि बर्फ जो है पानी में तैरता है, और बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन का मतलब क्या? आयतन मतलब वजन, मतलब वजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर बर्फ पिघल जाएगा? तो देखिए, आयतन वही रहेगा, मतलब जो वजन में कोई इंप्रूव नहीं होगा, वो बर्फ जो है पानी बन जाएगा, वजन में कहाँ इंप्रूव होगा? तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? चलो, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, ठीक ना। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? देखिए, ऑप्शन टाइप गलती हो गया, ठीक ना। 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखना है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24। ध्यान से इसको सही कर लीजिएगा, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। और कभी कभी स्टूडेंट्स 22 कैरेट कर देते हैं। तो देखिए, 22 कैरेट में सोने में 22 भाग और सोना, तो यानी कि 22 कैरेट के सोना में जो है 22 भाग सोना होता है और 2 भाग जो है अशुद्धियां होती है। लेकिन 24 कैरेट का सोना जो है 100% प्योर रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर कर भी लेते हैं, फिर भी अगर आपसे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंस जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले अंतरिक्ष में कुत्ता को भेजा गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पशु जो कि कुत्ता था, कुत्ता का क्या नाम था? तब कुत्ता का नाम था लाइका, ठीक ना। और ये 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए किस कानून के कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अपना राज्य हार गई थी? रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से अपना जो राज्य है हार गई थी, किस कानून के द्वारा? व्यपगत सिद्धांत के कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से हार गए थे। अच्छा, व्यपगत का सिद्धांत क्या था? व्यपगत का सिद्धांत के अनुसार जो है परिवार के शासन को बनाए रखने के लिए एक राजकीय शासक के रूप में परिवार के उत्तराधिकारी का होना आवश्यक था। तो रानी लक्ष्मीबाई के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी मतलब क्या? पुत्र या पुत्रियां, यही सब हो गया आपका उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 18, सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो देखिए, एसिटिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक अम्ल को एथेनॉइल कहा जाता है और सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल है, ठीक ना। और एसिटिक अम्ल के कारण जो है ये सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया की छत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया की छत के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की छत के रूप में पामीर पर्वत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। पामीर पर्वत है कहाँ? ये मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया में ज्यादातर ये चीन में है, ठीक ना। और पामीर पर्वत जो है मध्य एशिया में चीन में ज्यादातर फैला है और यह एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है। और पामीर पर्वत जो कि दुनिया की छत कहा जाता है, पामीर पर्वत को चीन में क्या कहा जाता है? कोंगलिंग, ठीक ना, कोंगलिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी बीमारी विटामिन सी के कमी के कारण होता है?
विटामिन सी मतलब स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अंधापन, अंधापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, और विटामिन सी को स्कर्विक अम्ल कहा जाता है। और घेघा रोग जो है, ये ऑप्शन डी में, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और ज्यादा से ज्यादा इस तरह से पूछ सकता है कि फ्लेमिंग त्योहार आंध्र प्रदेश के किस जिला में मनाया जाता है? नेल्लौर में मनाया जाता है। और फ्लेमिंग त्योहार जो है पर्यटन को बढ़ावा देना, संगीत, भोजन को से संबंधित है, यानी कि फ्लेमिंग त्योहार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने और संगीत या फिर भोजन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? 356, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए राष्ट्रपति कुल मिलाकर 3 आपातकाल घोषित कर सकते हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 352 के तहत अगर देश किसी न किसी वजह से खतरे में हो या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो, तब 352 के तहत पूरे देश में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषित कर सकते हैं। 356 के तहत किसी राज्य में घोषित किया जाता है इमरजेंसी। और 360 के तहत जो है ये भूखमरी से संबंधित है, यानी कि वित्तीय आपात, यानी कि पैसा कौड़ी की कमी हो जाएगा, तब 360 के तहत जो है पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और यहाँ पे एक जो था ये अनुच्छेद 300 क्या है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम बच्चे को किसी भी कारखाने या कहीं भी काम कराना कानूनन जुर्म है। और 14 साल के बच्चे को कैसे याद रखिएगा? 14 साल का बच्चा बोलता है तो उसमें क्या कीजिएगा? 14 में 10 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 24। तो संविधान का अनुच्छेद 24 जो हो गया आपका 14 साल बच्चे से काम करवाने में संबंधित है। और 24 साल होते होते जो है ये लड़का तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, शादी वगैरह जो भी करेगा कर लेगा अच्छा काम, लड़का हो या लड़की, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 48 क्या कहता है? गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं और पशुपालकों के वध पर रोक लगाना है और आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना है। और इनसे संबंधित गांधी जी तो देखे होंगे बहुत ज्यादा थे। क्वेश्चन नंबर 24, नंदा देवी शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये होगा आपका गढ़वाल पर्वत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए नंदा देवी शिखर गढ़वाल पर्वत का एक हिस्सा है। और यहीं पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की दूसरी सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन है? तब आपका होगा गढ़वाल पर्वत। और गढ़वाल पर्वत को ये गढ़वाल पर्वत, हाँ हिमालय इधर है, ठीक ना। और इसी से संबंधित नंदा देवी जो है, नंदा देवी के नाम पर ही, यही नंदा देवी शिखर के नाम पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? भारत के उत्तराखंड में। और ये जो है नंदा देवी शिखर, ये भारत की दूसरी पर्वत जो है सबसे ऊंची, ये तो हो गया आपका दूसरी, लेकिन भारत की सबसे उच्चतम पर्वत कौन है? तब होगा केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड को पुराना समय में क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम।
और ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ खत्म होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड बांग्लादेश के चट्टगांव से शुरू होता है और लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर होते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक जाती है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मतलब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शंस आपके सामने है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। और वीडियो को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। लाइक करना है तो कर दीजिए, वरना आप समझदार हो, कर सकते हो जो करना है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।